ने समझ लिया रेजोनेंस होता क्या है। अब रेजोनेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, वो तुमको पता होना चाहिए बस ये, ठीक है। वो लिखे हैं मैंने, सारे समझा दिए हैं, बस एक बार रीड करके देख लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है। सिग्मा कभी डीलोकलाइज होता है रेजोनेंस में? नहीं, सिर्फ पाई होता है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन से? जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, प्लेन के परपेंडिकुलर वाले सारे। बस अगर ये डेफिनेशन आती है कि रेजोनेंस किन में होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर सेम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेम प्लेन वालों में रेजोनेंस होता है ना, या फिर उसको वो ऐसे भी लिख के दे सकता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। कंडीशन वही, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और पी ऑर्बिटल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए, उनमें रेजोनेंस होता रहता है। अब ये कैसे समझ में आया? कुछ नहीं, कुछ आया नहीं होगा। ये सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है ना, ठीक है। तो इनके जो p वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐसे ही कहीं रखे होंगे प्लेन में, तो रिंग ऐसी है, ठीक है। ये p ऑर्बिटल है, समझ गया? ये 6 डंडे खड़े हैं, p ऑर्बिटल है और रिंग ऐसी है। तो ये p ऑर्बिटल में शिफ्टिंग होती है, तो p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, दिख रहे हैं, समझ गए? तो ये जो शिफ्टिंग होती है कि ये बॉन्ड किसके बीच में बना है? ये पाई इनके बीच में है ना, ये पाई इनके बीच में है, ये वाला पाई इनके बीच में, समझ में आया? तो ये पाई ऐसे आपस में शिफ्ट होते रहते हैं। तो प्लेन तो ये है, उसके परपेंडिकुलर में पी है, तो वो ये लिखा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है पी के रेस्पेक्ट में। समझ में आया क्या है? ठीक है। लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, अच्छा अब अपन ने पढ़ तो ली कंडीशन, लेकिन जब भी लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज पास पास में आ जाए तो है तो ये भी रेजोनेंस की कंडीशन, लेकिन इसमें कहीं पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा ना। अपन ने क्या बोला? पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, इसमें कहीं पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा, लेकिन इसको भी अपन रेजोनेंस में बोल देते हैं, बस स्पेशल कंडीशन मानो या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो। इस चीज को क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। जब भी ऐसी कोई चीज हो कि लोन पेयर कोई खाली डब्बे वाले के पास में लगाओ तो लोन पेयर इसको दे सकता है, ठीक है। जैसे ये लोन पेयर किसके पास चले जाएगा? इसके पास, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड O CH3 और इस पे प्लस आ जाएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है इतना? तो ये जो इधर ट्रांसफर हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। पढ़ा था अपन ने कि कोई ऐसा एटम जिसके पास d ऑर्बिटल खाली हो या फिर p के कोई सा डब्बा खाली हो, तो उसमें अगर कोई लोन पेयर देगा पास वाला तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ये समझ में आया सभी को? तो ये भी अपना रेजोनेंस में अपन ने काउंट किया बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड, नॉट एटम्स। रेजोनेंस में एटम्स ट्रांसफर होते हैं क्या? कभी नहीं होते हैं। एटम्स काय में होते हैं? टॉटोमेरिज्म में। तो ये वाला जैसे, अब इसमें अपन ने टॉटोमेरिज्म लिखते टाइम ये समझाया ना कि इसका ये कीटो है, इसका इनॉल कैसे बनता है? ये कीटो कीटोन वाला है ना, इनॉल कैसे बनेगा? C ये OH हो जाता है और ये CH2 हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड जब यहाँ गिरेगा तो ऐसे हाइड्रोजन जंप करके इधर आता है। ये बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे। यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ आएगा? इसके पास। समझ में आता है ना? बताया था। हाँ, अरे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जंप हुआ ना यहाँ पे। अरे कौन से कार्बन के 3 बॉन्ड? अच्छा, वहाँ डबल बॉन्ड भी आएगा ना, बॉन्ड भी तो गिरा इधर, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर गिरेगा और यहाँ से हाइड्रोजन जंप करके आता है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ ना यहाँ पे। तो हाइड्रोजन शिफ्ट मतलब एटम शिफ्ट हुआ, तो इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे ये टॉटोमेरिज्म में। रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कीटो और ये कौन है? इनॉल फॉर्म, अल्कोहल इनॉल, ठीक है। हियर हाइड्रोजन इज शिफ्टेड, दिस इज टॉटोमेरिज्म। क्लियर है? परमानेंट इफेक्ट होता है रेजोनेंस। अगर मैं पूछूं कि बेंजीन सही में रियल में कैसा दिखता है, तो वो तो हमेशा घूमता रहता है ना। मतलब रेजोनेंस ऐसा थोड़ी कि किसी रिएक्शन होगी तभी रेजोनेंस होगा, रिएक्शन खत्म तो रेजोनेंस रुक गया। रेजोनेंस तो हमेशा, बेंजीन रखा है तब भी घूम ही रही है, वो रिएक्शन में पार्ट लेकर तब भी घूम ही रहा है हमेशा। समझ गए? तो बेंजीन में कोई भी जो रेजोनेंस वाला चीज होती है ये हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, जितनी भी है। समझ में आया? ये ऐसा नहीं है कि अभी कोई इसका रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया तो रुका हुआ है, रिएक्शन आएगी तब रेजोनेंस होने लग जाएगा, चालू हो जाएगा। समझ गए? तो रेजोनेंस क्या है? परमानेंट इफेक्ट है, हमेशा होगा। इंडक्टिव भी परमानेंट था, याद है? ठीक है। ऑल द रेजोनेटिंग, या हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अदर नेम क्या है?
कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि पता है क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिए थे जब भी, तो या तो टेस्ट में आया था, नीट में कोई सा आया था, पॉइंट्स में पूछे थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस, और 4 पॉइंट दिए थे। उसमें उसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नाम नहीं लिखा था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोला था, और कुछ एक पॉइंट पूछा था और लिखा था कि हाँ दिस इज ट्रू अबाउट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कैनोनिकल। तो मुझे यही नहीं पता था कैनोनिकल क्या होता है, तो पॉइंट पढ़ के भी क्या करता, समझ गए। लेकिन अगर रेजोनेटिंग लिखता तो शायद सही करता, तो तुम लोग सही कर देना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मस्ट फॉलो द लुईस ऑक्टेट रूल, ये पता है अपने को, लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पीरियड के हैं तो ऑक्टेट तक ही, लेकिन थर्ड पीरियड के हैं तो ऑक्टेट एग्जिट भी कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि उनके पास डी के खाली डब्बे होते हैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इज नॉट रेजोनेंस बिकॉज हियर एटम हाइड्रोजन इज शिफ्टेड इन इज शिफ्टेड, बस यहाँ तक। इन रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड, ब्रैकेट कर लेना ताकि क्लियर हो। टॉटोमेरिज्म रेजोनेंस नहीं है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, रेजोनेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, क्लियर है। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो स्ट्रक्चर उतना ही स्टेबल होगा, ठीक है। अब वो क्यों होगा, देखो स्टेबिलिटी किस चीज से देखते हैं, बताइए जरा, कोई चीज स्टेबल है तो क्या सिखाया था अभी 2 दिन पहले, कोई चार्ज नहीं होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, प्लस चार्ज भी अनस्टेबल, माइनस चार्ज भी अनस्टेबल। तो आपको ये स्टेबिलिटी मतलब न्यूट्रल चार्जेस, चार्ज है ही नहीं मतलब न्यूट्रल चार्ज मतलब कि कोई चार्ज नहीं है। प्लस चार्ज जितना ज्यादा उतना अनस्टेबल, माइनस चार्ज किसी पे जितना ज्यादा वो चीज उतनी अनस्टेबल, ठीक है। अब तुम लोग मुझे कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, बोल हाँ बोल। हर न्यूट्रल कंपाउंड स्टेबल थोड़ी हो सकता है, लेकिन उसके चार्ज वाले कंपाउंड के कंपेयर में तो न्यूट्रली स्टेबल होगा, हाँ जरूरी है। कोई भी कंपाउंड उठा लो उसका न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा उसके चार्ज वाले से, हमेशा। हाँ ठीक है। चलो इधर मान लो, क्योंकि मेरे को ऐसा बोला गया था तो मैंने कहा ठीक है। सुबह से इसके कितने रेजोनेटिंग बनेंगे, एक तो ये खुद है, ठीक है। जब ये लोन पेयर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना। अरे यार ये बॉन्ड यहाँ टकराएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा और वो माइनस यहाँ आ जाएगा, बस। अब आगे तो कुछ है नहीं, तो इसके रेजोनेटिंग कितने बने, 2। समझ में आया ये वाला। अब इधर देख लो बेटा, इधर, हाँ ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ का लोन पेयर कहाँ जाएगा, अब तो पार्शियल नेगेटिव यहाँ आएगा और उस पर प्लस। फिर ये बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो एक तो ओरिजिनल खुद, एक यहाँ वाला, एक ये, इसके कितने रेजोनेटिंग बनेंगे, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है तुम लोगों से को, मैं ना थोड़ा एग्जांपल को ऐसे कर लेता हूँ। मान लो OH की जगह ये कुछ ऐसा होता CH2+, ठीक है, और ये प्लस आ रहा CH2+, और ये पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। सभी इधर देखना बेटा ना, इसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में एक चार्ज था और तो एक ही रहेगा हमेशा, लेकिन इसके रेजोनेटिंग कितने बन रहे हैं, 2। तो वो एक चार्ज 2 जगह बटेगा ना, तो एक चार्ज 2 जगह बटेगा तो कितने आएंगे, +½ +½ ठीक है। ये वाला, इसमें वो एक चार्ज 3 जगह बट रहा है, तो +1/3 +1/3 और +1/3। तो एक चार्ज के मैंने 2 टुकड़े किए एक बार, और एक स्ट्रक्चर में मैंने उसी के 3 टुकड़े किए। तो जितना ज्यादा जगह चार्ज बटेगा उतना स्टेबल होगा ना। चार्ज एक जगह इकट्ठा रहा मतलब ज्यादा दिखेगा तो अनस्टेबल है। मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा चार्ज उतना अनस्टेबल। चार्ज बट गया सब पे तो कम, मतलब बट गया तो तुमको कम दिखेगा ना। उसको ये मत देखना कि 3 जगह दिख रहा है, ठीक है।
भाई तुम्हारा दिमाग ऐसे ही कि यहाँ तो 2 ही जगह दिख रहा है, यहाँ 3 जगह दिख रहा है सर, तो ये तो और अनस्टेबल होना चाहिए। नहीं, वो एक ही चार्ज के 2 टुकड़े हुए हैं, तो 2 टुकड़े ज्यादा दिखेंगे। 3 टुकड़े हुए मतलब जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया ना चार्ज, समझ में आया? तो चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा वो स्टेबल, जितने ज्यादा एटम्स के ऊपर रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल। तो ये जो पॉइंट लिखा था मैंने, क्या कि जितने ज्यादा किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी जगह चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। और जितने कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज वहीं रहेगा तो तुमको दिखेगा ना वहीं के वहीं चार्ज, तो वो चीज अनस्टेबल। जैसे ये हमेशा ऐसा घूमते ही रहेगा तो वो चार्ज तुमको एक जगह नहीं दिख रहा ना, वो तो ऐसा है कि बढ़ गया, बहुत छोटा सा हो गया। अब यहाँ पे 2 जगह दिख रहा है, मान लो ये बॉन्ड भी नहीं होता तो यहीं दिखता, तो वो जहाँ सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है वो अनस्टेबल, जहाँ 2 फिर वो उससे थोड़ा स्टेबल, जहाँ 3 जगह, जहाँ 4 जगह एक और बॉन्ड बना दूँ तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर समझ में आया? तो ये जो पॉइंट है उसका मतलब समझ गए, ये एग्जाम्पल है। ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना, जितना ज्यादा चार्ज बटेगा, ठीक है, चार्ज का क्वांटाइजेशन होगा या जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतना ज्यादा वो स्टेबल। क्लियर है? पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इज सेम फॉर रेजोनेंस, ओनली बॉन्ड शिफ्ट। पता है रेजोनेंस में कोई भी एटम शिफ्ट नहीं होता है, जो एटम जहां है वो वहीं रहते हैं, सिर्फ बॉन्ड या लोन पेयर की शिफ्टिंग होती है। क्लियर है? सभी इधर समझ में आ रहा है ना? इन बेंजीन रिंग ऑन मेटा पोजिशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। बेंजीन रिंग पे मेटा पोजिशन पे कभी, जैसे बेंजीन रिंग थी, ठीक है, यहाँ आया क्या कभी भी चार्ज? नहीं, यहाँ आता है फिर सीधा यहाँ, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ। तो अपन ने उस दिन भी देखा, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस आए, तो बेंजीन रिंग पे कभी भी ऑर्थो और पैरा पे ही चार्ज आता है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं आता कभी भी। देखो ना, इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है, ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा और ये पैरा है। तो सिर्फ ऑर्थो पे आया चार्ज, फिर मेटा पे नहीं आया, पैरा पे आया, फिर मेटा पे नहीं आएगा, सीधा ऑर्थो पे जाएगा। तो बेंजीन रिंग में हमेशा चार्ज कम होना या चार्ज बढ़ना कहाँ होता है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये लगे डबल बॉन्ड वो कैसे लगे? कहीं भी आए, लगेगा। कैसा भी आए, कुछ भी आए, यही होता है, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई चीज लगी है, वो लोन पेयर हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, हमेशा ऑर्थो और पैरा पे आती चीज है। लेकिन देखो सारे इधर, हाँ, अब मैंने बोला है प्लस चार्ज था, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज बढ़ा ना, तो प्लस चार्ज बढ़ा है मतलब वहाँ प्लस चार्ज बढ़ा है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले हैं। अगर प्लस चार्ज रेजोनेंस में जाता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन कैसी हो जाती है? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वहाँ कम हो गए, तो मान लो सब जगह अभी 5-5 थे, ऐसा मैंने एक नंबर ले लिया, 5-5 सब जगह थे। जब ये रेजोनेंस में आएगा तो ये इन दोनों जगह तो कम हो जाएगा ना 5 से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, मेटा पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर सब पे पहले बराबर थे, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पे कम हो गए, तो वहां कम हुए तो यहाँ मुझे ज्यादा ही दिखेंगे ना उनके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे ऑर्थो और पैरा, और इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा मेटा। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। उस पर डायरेक्टली फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कुछ कि नहीं आ रहा है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लो सब पे 5-5 चार्ज है पहले से, मैंने कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ ऊपर ऐसी चीज लगी है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव रेजोनेंस में जाएगा, तो वो पॉजिटिव यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो पॉजिटिव आया मतलब कम हो गया ना चार्ज, तो ये अब कम होके मैंने बोल दिया चलो 3-3 हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा? ऑर्थो और पैरा कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और मेटा कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि मान लो तीनों 5-5 थे, लेकिन ये चार्ज कैसा था? नेगेटिव वाला। तो जो रेजोनेंस में जा रहा है वो कौन जाएगा? नेगेटिव जाएगा ना। नेगेटिव हो या लोन पेयर हो वो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 5-5 से कैसे हो जाएंगे? मान लो मैंने बोल दिया 8-8 हो गए, तो अब मैं क्या बोलूँगा? ऑर्थो और पैरा कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉन रिच। और मेटा कैसी हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो डायरेक्टली मेटा के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनडायरेक्टली तो है ना।
समझ में आया ये? तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली इनके बढ़ने या घटने की वजह से इस पर भी फर्क तो पड़ेगा ना। तो यही है बस, ठीक है। तो वही पॉइंट लिखा है तुमको कि इन बेंजीन रिंग, ठीक है, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, नो इफेक्ट, अफेक्ट इफेक्ट जो भी लिखना हो लिखना ना, नो इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, वी विल सी इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सब पे लगता है, इंडक्टिव ऑर्थो पे भी लगता है, मेटा पे भी लगता है, पैरा पे भी लगता है, और इंडक्टिव डिस्टेंस के साथ कम होता है। तो ये पॉइंट में जब कोई क्वेश्चन कराऊंगा मेटा वाले में तब सारे लिखवा दूंगा, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो सारे इधर। ये नहीं आता होगा तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत, बात खत्म। 2 ही पॉइंट है, ऑर्थो मेटा पैरा, इंडक्टिव तीनों पे लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर होता है इंडक्टिव कम होता है। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव कौन लगा सकता है? ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला, फिर पैरा वाला। और इंडक्टिव लगाने का मेरा मतलब यह है कि मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लगा है NO2, अगर यहाँ NO2 लगा है तो ये इस नेगेटिव को ज्यादा खींचेगा। अगर वही NO2 मान लो यहाँ लगा दूं तो वो उसको कम खींच पाएगा। वही NO2 अगर मैं यहाँ लगा दूं तो बहुत कम खींच पाएगा, तो दूर हो गया ना। इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा तीनों पे, लेकिन अगर यहाँ लगा तो बहुत ज्यादा खींच लेगा, हाईएस्ट इंडक्टिव। यहाँ लगा तो वही कम खींच पाएगा, यहाँ लगा तो और कम। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव कहाँ लगेगा? ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं एम इफेक्ट के लिए बात करूं, ठीक है, एम इफेक्ट होता क्या पढ़ेंगे अपन, लेकिन बस अभी इतना ध्यान रखो, एम रेफरेंस जैसे ही है, लोन पेयर देना इतना। तो ये जो लोन पेयर, अब यहाँ तो लगता ही नहीं मेटा, इन 2 जगह से ही मेटा लगता है। मेटा लगना मतलब लोन पेयर देना, बस इतना याद रखो, मेटा लगना मतलब लोन पेयर देना। तो यहाँ से लोन पेयर देगा और ये यहाँ से। लेकिन एक चीज और याद रखोगे, ऑर्थो और पैरा पे जो लोन पेयर देने की प्रोसेस है, मतलब एम इफेक्ट रेजोनेंस वाला, ठीक है, वो बराबर होता है। ये नहीं है कि यहाँ डिस्टेंस पास में है तो जल्दी पहुंच जाएगा, या दूर है तो लेट पहुंच रहा है, लेट नहीं पहुंच रहा है। ये मैं मेसोमेरिक में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, अभी समझने के लिए इतना याद रखो। यहाँ था, यहाँ से तो चलो ये पहुंच गया, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इसके लिए अब पास में हो गया ना, क्योंकि वो वहीं थोड़ी है चार्ज, वो तो रेजोनेंस में चल रहा है ना, तो वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अब ये इफेक्ट लगाए चाहे ये लगाए, बराबर ही लगाएंगे ना, उसके लिए डिस्टेंस का क्या लेना देना। समझ में आया? मेसोमेरिक तभी लगेगा जब रेजोनेंस होगा, बात खत्म, ठीक है। इंडक्टिव के लिए रेजोनेंस का कोई लेना देना नहीं है। इंडक्टिव सिग्मा बॉन्ड से लगता है और मेटा लगेगा पाई बॉन्ड से। तो पाई बॉन्ड आते हैं ना रेजोनेंस में, सिग्मा वालों के थ्रू इंडक्टिव लगता है, और सिग्मा थोड़ी शिफ्ट हो रहे हैं, पाई शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो फाइनल 2 पॉइंट याद रखोगे, इंडक्टिव ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे लगता है और डिस्टेंस के साथ कम होता है। मेटा सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है, या तो वहाँ बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन या कम करता है, लेकिन सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है, और दोनों जगह बराबर लगता है। ऐसा नहीं बोलोगे कि ये पास में दूर है तो यहाँ ज़्यादा यहाँ कम, दोनों जगह बराबर। ये जितना इसको लोन पर दे सकता है उतना ही ये भी दे सकता है, बराबर, ठीक है। ये 2 पॉइंट से तुम्हारे बहुत क्वेश्चन होते हैं, क्लियर है? तो वही लिखा है हमने भी। इन बेंजीन रिंग ऑन मेटा पोजीशन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, वी विल से इंडक्टिव इफेक्ट इन क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक चीज लिख देता हूँ, इंडक्टिव ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे लगता है, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, मेटा फिर पैरा। और यहाँ लिख देता हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ अभी, है ना, मेसोमेरिक। ये मेसोमेरिक में वापस लिखवा दूंगा पढ़ेंगे तो, बट अभी याद रखना ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे नहीं लगता और बराबर लगता है। समझ गए ना? ये लिखा है इंडक्टिव तीनों जगह लगेगा, ऑर्थो मोर मेटा पैरा। मेसोमेरिक सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगता है, मेटा पे तो लगता ही नहीं है, और ऑर्थो और पैरा पे बराबर इफेक्ट में लगता है। ये सारा तुम्हारा क्वेश्चन करने का वो है कंक्लूजन। इन लोन पेयर रेजोनेंस, देखो जब भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है तो बताया है मैंने क्या, लोन पेयर अगर शिफ्ट किया है रेजोनेंस में तो लोन पेयर की जगह क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वही पॉइंट लिखा है, इन लोन पेयर रेजोनेंस व्हेन वी रिमूव और मेक बॉन्ड विथ लोन पेयर देन एट द प्लेस ऑफ लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज विल कम, ठीक है। समझ गए? यही है पॉइंट, इतना ही है ना, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं। लोन पेयर हटेगा तो वहाँ पॉजिटिव लगा देना, बात ही खत्म। लेकिन नेगेटिव हटेगा तो वहां मत लगाना, ठीक है। लोन पेयर अलग से 2 डॉट बना रखे हो तो ही, ऐसे डंडा बना रखा हो तो नहीं। इन पेरिडीन, ठीक है, पेरिडीन में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? जब भी लोन पेयर डबल बॉन्ड के डायरेक्टली ऊपर होगा
वो कभी भी रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, ठीक है। और पिरिडिन में होता है, पिरिडिन का स्ट्रक्चर याद आ गया। हाँ, ये नाइट्रोजन कहीं भी लगाऊंगा ना, यहाँ 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 एक जगह होता है, ऐसा नहीं कि नीचे लगा है तो ही पिरिडिन। हाँ, क्योंकि मेरे को है ना भरोसा नहीं तुम लोगों पे अब। क्लियर है। और अगर रेजोनेंस में पार्ट लेता है तो अपन अंदर बनाते हैं, और नहीं लेता है तो लोन पेयर बाहर बनाते हैं। याद है, अगर अंदर बना रहा हूँ मतलब समझ जाना कि रेजोनेंस में पार्ट लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और बाहर बनाया मतलब वो पार्ट नहीं ले रहा है, इसीलिए उसको अलग ही रखा है लोकलाइज। अंदर है तो वो रिंग में साथ साथ घूम जाएगा ना, तो डीलोकलाइज होता है अंदर वाला और बाहर। तो यहाँ पे ऐसा है, समझ गया। तो ये लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में पार्ट लेगा क्या? नहीं, ठीक है, गुड। और वो हाइब्रिडेशन मैंने वही लिखा दिया था तुम लोगों को दो, ठीक है। इन पिरिडिन लोन पेयर डजंट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, समझ गए क्यों? डबल बॉन्ड के जब डायरेक्टली ऊपर लोन पेयर है वो लोकलाइज है और वो पार्ट नहीं लेगा। तो ये अगर तुमने इसको लोन पेयर को रेजोनेंस में डाल दिया तो दो डबल बॉन्ड बन जाएंगे, 180 डिग्री स्ट्रेन की वजह से रिंग टूटेगी, ठीक है। बेंजीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं दो, उनके अदर नेम क्या है? कैकुले स्ट्रक्चर। याद रखो, कोई भी प्रॉपर्टी पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज करेक्ट अबाउट कैकुले स्ट्रक्चर, तो पता होना चाहिए मतलब बेंजीन के स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के, ठीक है। कैकुले स्ट्रक्चर वर्ड याद रखना, वरना पता चला नया नाम आया तो बोले पढ़ा ही नहीं हमने तो कभी। कैकुले स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिए हैं सब, ठीक है, क्योंकि वो तुम कभी पढ़ते नहीं हो। बेंजीन के कोई बोलते हैं कैकुले, हाँ, और बाकी तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं सबके लिए, ठीक है। तो ये दो, और इसका हाइब्रिड कैसा बनता है ऐसा? क्लियर है सभी को? ये क्या बना दिया? हाँ, ये बनाया कि ये अगर एग्जांपल आता, देखो सेकंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट होंगे वो अपनी वैलेंसी से बॉन्ड एग्जिट नहीं करेंगे। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ही बनाएगा, नाइट्रोजन 3 या 4 बना सकता है तो मैक्सिमम 4 बनाएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। कार्बन 4 बनाता है तो 4 ही बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा। फ्लोरीन 1 बनाता है तो 1 ही बनाएगा, उससे ज़्यादा बना ही नहीं सकता, समझ गए। बोरॉन 3 बनाता है तो 3 ही बनाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, बना देगा, ठीक है। इधर देखो, तो यहाँ पे अगर मैं प्लस वाले से रेजोनेंस करवाता हूँ तो ये बॉन्ड इधर आएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो 3 ये 4 और 5 हो जाएंगे ना, तो नाइट्रोजन 5 डंडे मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन तो रख ही नहीं सकता ना, उसका ऑक्टेट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट हो वो अपने नॉर्मल 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसी की जगह फॉस्फोरस होता तो वो कर सकता था, क्योंकि फॉस्फोरस 10 मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उसके पास तो डी पूरा खाली है ना 3D, तो वो रख सकता है। तो वही लिखा है कि हियर नॉट पॉसिबल, क्या रेजोनेंस, हियर रेजोनेंस नॉट पॉसिबल बिकॉज नाइट्रोजन हैव मैक्सिमम ऑफ 3 कोवेलेंसी, या फिर बोलूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लस चार्ज आ भी गया तो 4 बॉन्ड पहले से ही हैं उसके, 3 हाइड्रोजन के और 1 ये क्या, हाँ अंदर जाएगा, ये आपस में रेजोनेंस कर लें, उस प्लस को कभी नहीं लेंगे, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट शुड नॉट वायलेट द ऑक्टेट रूल, ठीक है भाई, ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन थर्ड पीरियड वाले कर सकते हैं। क्लियर है? आता नहीं बट आ गया तो पता होना चाहिए कि वहां बनेंगे तो चलेगा बॉन्ड, वहां कोई गलत नहीं है, वहां सब सही है। ये वाला जैसे इसमें ये वाला प्लस रेजोनेंस में जाएगा क्या? अगर ये इधर शिफ्ट कर भी दूं तो यहाँ 5 हो जाएंगे, तो इसका रेजोनेटिंग नहीं बनेगा, समझ गया ना, इसका रेजोनेटिंग नहीं बनेगा। Each resonating structure must have same number of paired and unpaired electron. हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं जितने अनपेयर्ड है उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं ना। मान लो यहाँ एक रेडिकल है तो वो रेडिकल बस घूम रहा है, तो अभी भी अनपेयर्ड था, यहाँ आएगा तो भी अनपेयर्ड, यहाँ आएगा तो भी अनपेयर्ड। लोन पेयर है तो वो लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ पर माइनस ही रहेगा ना। प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा हर जगह, समझ में आया? तो जितने बॉन्ड, जितना चार्ज, जैसा चार्ज सब वैसा ही रहता है, एटम्स भी उतने ही रहते हैं। एटम्स की तो पोजीशन भी चेंज नहीं होती है, चार्जेस की पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन चार्ज चेंज नहीं होगा, समझ गए? ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड मतलब जितने बॉन्ड हैं उतने बॉन्ड ही रहेंगे, बॉन्ड कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं होगा, और जितने चार्ज हैं वो चार्ज ट्रांसफर होते हैं। नेट चार्ज शुड बी सेम, कोई सा भी हो नेट चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। जैसे
इसका रेजोनेटिंग क्या बनेगा? अब तो बना सकते हो यार, अगर इस साइड बनाओ तो इस पे माइनस इस पे प्लस, और इस साइड बनाओ तो इस पे माइनस, क्योंकि इसके दो बन सकते हैं ना, या तो बॉन्ड में सारे उधर तोड़ूं या फिर सारे इधर तोड़ूं। तो सारे उधर तोड़ूंगा तो बीच वाले पे डंडा आ जाएगा और उधर नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव, और फ्लिप करूंगा तो ऐसा। तो चार्ज अभी इस पे भी जीरो है और उस पे प्लस माइनस नेट जीरो हो गया, तो चार्ज वहां भी जीरो और यहाँ भी जीरो है, तो नेट चार्ज हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, लोन पेयर वाली कंडीशन में भी लोन पेयर जाएगा तो वहां नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव, तो वहां भी कंक्लूसिव जीरो ही रहता है। याद आया या बनाऊं स्ट्रक्चर एक? बनाऊं क्या? नहीं बनाता हूं। देखो ये वाला एग्जांपल, अभी इसको कोई चार्ज दिख रहा है क्या किसी को? दिख रहा है? वन, इसको कोई चार्ज दिख रहा है अभी? अभी नहीं दिख रहा। ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग बनाऊं? अरे ठीक है, ये आएगा, ये बॉन्ड यहां से उठ के यहाँ आएगा, तो ये लोन पर यहाँ जाएगा तो माइनस बना दिया, और लोन पर शिफ्ट हुआ तो प्लस। इस पे नेट चार्ज कितना है ना, प्लस माइनस जीरो। इस पे भी नेट चार्ज जीरो ही था, तो लोन पेयर वाला हो चाहे कोई सा भी हो नॉर्मल वाला, नेट चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। अगर इस पे एक प्लस होता तो इस पे भी एक ही प्लस आता, ऐसा नहीं कि उस पर दो आ गए तीन आ गए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व, जीरो। तो वही लिखा है नेट चार्ज। हाँ, प्लस क्यों है ऐसा? ये NH लिख लो, अब ठीक है ना, कि यहाँ तीन बॉन्ड थे, यहाँ चार हो गए तो प्लस आता है, और लोन पर शिफ्ट होता है तो प्लस आता है, वो हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाया। क्लियर है? अब सारे इधर यहाँ पे होता है तुम्हारा रेजोनेटिंग वाला पार्ट खत्म। रेजोनेंस कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर से क्या कंक्लूसिव पॉइंट्स अपने को याद रखने थे। सबको समझ में आ गया? कोई किसी को डाउट कुछ भी? ठीक है, गुड। अभी तो तुम्हारे क्वेश्चन शुरू होंगे तब तुमको डाउट आएंगे, अभी देखना हर क्वेश्चन में। चलो, रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा ये याद रखना है। ऑर्डर वाइज याद रखोगे, जैसे लिखे हैं 1 2 3 4 5, एक भी ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ किसी चीज की स्टेबिलिटी देखनी है ना मेरे को, तो चार्ज वाली चीजें स्टेबल होती है कि अनचार्ज? अनचार्ज। तो सबसे पहले तो ऐसा स्ट्रक्चर ढूंढना जो अनचार्ज है, बात ही खत्म। ठीक है, अनचार्ज वाली चीजें ज्यादा स्टेबल होगी, और उसमें भी पहले कैसा ढूंढोगे तुम? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वैलेंसी कंप्लीट हो, अनचार्ज हो और वैलेंसी कंप्लीट हो। तो कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उस पर कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा माइनस या प्लस आ ही रहा होगा। ठीक है, एग्जिट कर रहा होगा तो प्लस, कम हो रहा होगा तो माइनस आ रहा होगा, तो वो तो मतलब चार्ज वाले में आ जाएगा ना। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले, जैसे इसके ऑक्टेट देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी, ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, R की 1। क्लियर? तो यहाँ पे सारी वैलेंसी कंप्लीट है। इस वाले में देखो ना, ऑक्सीजन की 3 हो गई, यहाँ ऑक्सीजन की 1 ही है, तो जब भी वो उसकी वैलेंसी को ऊपर नीचे करेगा पक्का चार्जेस आ जाएंगे। तो अपन ने क्या बोला? बिना चार्ज वाला सबसे पहले देखोगे। बिना चार्ज बोला है मतलब ऑक्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो, पहले क्या ढूंढोगे? अनचार्ज। ठीक है। सेकंड, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, मतलब वही विदाउट चार्ज। ये पहला और सेकंड पॉइंट सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे? पोलर वाले से। समझ गए? तीसरी चीज क्या देखोगे? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोलो या कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल बॉन्ड। इसमें डंडे कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो जिसमें ज्यादा डंडे होते हैं वो स्टेबल होता है, लेकिन अपन ने क्या बोला? ऑर्डर वाइज चलोगे। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, यहाँ पे तो सेम होगा, लेकिन आएंगे अभी एग्जाम्पल में दे दूंगा तुमको। ठीक है, सबसे पहले क्या देखोगे? अनचार्ज वाला ज्यादा स्टेबल है, फिर अनचार्ज स्टेबल हो गया। अब मान लो बाकी सब चार्ज वाले, तो बाकी सब चार्ज वालों में से कैसे सिलेक्ट करोगे? जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल, जितने बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड। ठीक है, तो दोनों ही गिनते हैं, लेकिन पाई मेनली देखते हैं, क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ पाई शिफ्टिंग होती है ना, ऐसा। तो मेनली अपन सारे क्या देखते हैं? पाई। लेकिन बोलते हैं अगर पॉइंट लिखेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट में सब आ जाता है ना, पाई सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड गिने जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होना चाहिए?
हाँ मतलब सिग्मा तो सारे उतने ही रहेंगे, तो पाई से ही देखेंगे अपन कि पाई टूटा है नहीं टूटा है क्या हो रहा है, तो मेन पाई से। लेकिन अगर बोला जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड सारे ही गिन लोगे, ठीक है। बट एक तो बॉन्ड होंगे, कोवेलेंट कभी भी टूटेगा ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि पाई की शिफ्टिंग, सिग्मा को कुछ होता ही नहीं है, तो सिर्फ पाई भी बोलूँ तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो ज़्यादा स्टेबल। मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा तुम समझ जाओगे, ठीक। ये इतना है। उसके बाद देखेंगे कि मान लो चलो बॉन्ड भी सेम है, क्या चीज़ें देखी अभी तक अपन ने। पहले अनचार्ज चेक करेंगे। मान लो तुम्हारे सामने 5 स्ट्रक्चर दिए मैंने, 5 रेजोनेटिंग, तो सबसे पहले इन 5 रेजोनेटिंग में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, जिसके ऊपर डायरेक्टली कोई चार्ज नहीं है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर बोल रहा हूँ कि चलो अब क्या बचे, चारों के ऊपर क्या है? चार्ज है। तो इनमें से कैसे देखूंगा? जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। मान लो इसमें से एक ऐसा मिला जिसके पास ज़्यादा बॉन्ड है, वो फिर सेकंड नंबर पे स्टेबल। अब जो 3 बचे हैं इनमें कैसे देखेंगे? तीनों पे चार्ज है, तीनों में बॉन्ड भी सेम हो जाएंगे फिर, क्योंकि इस पे जिस पे ज़्यादा था वो तो स्टेबल हो गया, इन दोनों में सेम। अब इनमें देखते हैं अपन की जो चार्ज है वो माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और प्लस चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। मोर देखो, नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ रहा है तो वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर आ रहा है तो वो अनस्टेबल है। या फिर बोलूँ पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ रहा है तो वो भी स्टेबल है। कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, ठीक है। ये देखोगे, और अगर मान लो ये चीज़ भी सेम मिल गई तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? प्लस माइनस, मतलब अपोजिट चार्ज जितने पास में वो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस कर सकते हैं ना। तो अपोजिट चार्ज जितने पास में वो स्टेबल और सेम चार्ज जितने पास में वो अनस्टेबल। मान लो 2 प्लस प्लस बाजू बाजू में आ गए या 2 माइनस माइनस पास पास में आ गए तो वो अनस्टेबल होगा ना कंपाउंड। क्लियर है? तो अब एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें तुमको बताना है कि स्टेबल रेजोनेंस मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है बस, कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम। ऑर्डर क्या रहेगा समझ गए? अनचार्ज मैं लिख देता हूँ, फाइनल कंक्लूसिव यहाँ लिख लो। अनचार्ज सबसे पहले, ठीक है। अगर किसी पे चार्ज है तो मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, समझ गए? अनचार्ज सबसे ज्यादा, फिर क्या बोलोगे? मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। और अनचार्ज का मतलब उसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट। अगर मान लो दोनों पे अनचार्ज है तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट है वो प्रायोरिटी रखोगे, ठीक है। अनचार्ज, मोर पाई बॉन्ड भी सेम मिल गया तो फिर क्या देखूंगा मैं? ये देखो अनचार्ज, बाकी सब चार्ज वाले हैं, चार्ज वाले में से पाई बॉन्ड सेम मिल गया तो थर्ड चीज क्या देखता हूं मैं? अब मोर पाई बॉन्ड हो गया ना, नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल, बस एक ही चीज लिखता हूं मैं, ठीक है। और सेकंड पे प्लस माइनस स्टेबल, हाँ बता दिया ना वो, मोर पाई बॉन्ड। हाँ टोटल बोलो पाई बोलो एक ही बात है वो, टोटल बोलो पाई बोलो एक ही बात है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का तो कभी कुछ होता ही नहीं है उसमें। सिग्मा का रेजोनेंस में कोई लेना देना ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो टोटल में तो सिग्मा भी आएंगे ना। टोटल में सिग्मा आएंगे, मैं सिग्मा सब में रुक जा बेटा, ये कुछ स्ट्रक्चर है इसका मैंने रेजोनेटिंग बनाया, तो रेजोनेटिंग में कभी भी सिग्मा वाले को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, सिर्फ पाई की शिफ्टिंग होगी। तो इसमें और इसमें फर्क किस में होगा? सिर्फ पाई में फर्क होगा। सिग्मा तो उतने ही होंगे ना, तो सिग्मा इसमें भी उतने ही गिनाएंगे इसमें भी उतने ही गिनाएंगे, तो मैं उनको गिनूं नहीं गिनूं फर्क नहीं पड़ता। या तो सिर्फ पाई गिनूं या बोलूं कि टोटल सारे गिनूं, तो टोटल सारे तो इसमें भी उतने ही सिग्मा इसमें भी उतने सिग्मा, तो क्यों उसको बढ़ाऊं मैं एक्स्ट्रा में? तो सिर्फ पाई गिन लो, बेटर है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूसिव क्या याद रखना है? ये स्टेबिलिटी के लिए ऑर्डर वाइज पहले देखोगे अनचार्ज वाला स्टेबल, फिर देखोगे जिन जिन में चार्ज है मोर पाई बॉन्ड वो ज्यादा स्टेबल, थर्ड पे देखोगे नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल, चौथा देखोगे अपोजिट चार्जेस पास में होंगे तो स्टेबल और अपोजिट चार्ज दूर होंगे तो अनस्टेबल, या फिर नेगेटिव सेम चार्ज पास में होंगे तो अनस्टेबल। क्लियर है? ये फाइनल कंक्लूसिव लिख लेना, लिख लिया? यही 4 पॉइंट है ऑर्डर वाइज। अब मैं एक ऑर्डर लिख रहा हूँ, उसको बताना तुम लोग कि स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या सीन है उनके। अभी अपन ने समझ लिया कि रेजोनेंस में अपन स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। देखो 2 पॉइंट पड़े हैं, एक तो कि अगर 2 अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हों, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हों, क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 2 अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हों तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा कैसे बताएंगे? जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे वो ज्यादा स्टेबल,
लेकिन मान लो एक ही के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है सब? ए है और बी है, इनमें कैसे स्टेबिलिटी बताओगे? जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल। अगर बोल रहा हूँ ये ए है और ए का अदर रूप, ए का अदर रूप, ए का अदर रूप, मतलब एक ही रेजोनेटिंग दे दिए 3-4 और फिर पूछे स्टेबिलिटी, तो कैसे बताओगे? जो अपन ने अभी ऑर्डर लिखा। क्लियर है? ठीक है, तो ये में कुछ स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, कि एक ही के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, उनमें बताना है। आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे ना पहले वाली चीज में। तो पहले वाले में हाँ, मतलब बनाने नहीं, वो तुमको पता लग जाएगा कहाँ का चार्ज जा रहे हैं, तो सीधा पता लग जाएगा कितने बनते हैं। ठीक है, ये अब इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो रेजोनेटिंग के लिए पहली कंडीशन क्या है? नॉन पोलर या चार्जलेस वाली चीज, जिस पे चार्ज नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल वो है। तो तीनों में से इन दोनों पे तो चार्ज है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो ये है, बाकी देखना ही है। फिर बचे हुए सब पे चार्ज है, तो सेकंड पॉइंट क्या बोला था? जिस पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा, या फिर बोलो सिग्मा तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, सिर्फ पाई शिफ्ट होता है, पाई चेंज होता है, तो जिसमें पाई ज्यादा, दोनों में से पाई ज्यादा किसमें? इसमें 1 पाई, इसमें 0 पाई। समझ में आया ना? हाँ। तो जिसमें पाई ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ऑर्डर वाइज देखोगे, फिर वो नहीं देखोगे कि यहाँ बोल दोगे कि सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल। वो चौथा पॉइंट है। ठीक है, तुम पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करोगे। पहला पॉइंट सेम मिल गया तब दूसरा देखोगे, दूसरा सेम मिल गया तब तीसरा देखोगे, तीसरा सेम मिला तो ही चौथा देखोगे। ऐसा नहीं कि चौथा पहले देख लिया तीसरा बाद में देखा, कुछ भी रैंडमली नहीं चलेगा। वरना यहाँ तुम ये बोल सकते हो कि इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, जो भी है सर, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये मत कर देना। ठीक है, क्लियर? ये इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सीधे दिख रहा है, बिना चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है, बात ही खत्म। इन दोनों में चार्ज तो दोनों पे दिख गया। ठीक है, अब ये मतलब ना ज्यादा चार्ज कम चार्ज, वो सब कुछ नहीं है ऐसा। चार्ज मतलब चार्ज। ठीक है, ज्यादा कम से फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पे चार्ज दिख रहा है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? पाई बॉन्ड, इसमें 0 पाई, इसमें 1 पाई, और इसमें 0 पाई। तो स्टेबल कौन होगा? 1 पाई ये वाला। ये दोनों में से चार्जलेस वाला स्टेबल होता है, बाकी खत्म। ठीक है, इन दोनों चार्ज दोनों पे। ठीक है, पाई बॉन्ड, इसमें भी 1 पाई, इसमें भी 1 पाई, तो पाई वाले से तो नहीं कर पाऊंगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं अपना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और वाइस वर्सा अपोजिट कर देना, जैसा भी हो। तो मोर नेगेटिव यहाँ पे कहाँ है? कार्बन पे, वहाँ नेगेटिव किस पे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होगा। तो थर्ड पॉइंट की वजह से ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। थर्ड भी सेम मिल जाता तब जाके चौथा देता, और चौथा क्या बोलता है? प्लस प्लस पास में होंगे अनस्टेबल, माइनस माइनस पास में होंगे अनस्टेबल, प्लस माइनस पास में होंगे स्टेबल। सेम चार्ज पास में होंगे तो बॉन्ड बना सकते हैं ना, अपोजिट होंगे तो रिपेल करेंगे। चलो अब ये एक लिखा है, इसमें ऑर्डर बताना है 1 2 3 4 में से कौन पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में, ऐसा बताया जाए। हाँ। पहले मैं ऑर्डर सीधा लिख देता हूँ। देखो चारों में से सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? चार्जलेस। चार्जलेस, तो फर्स्ट वाला सबसे पहले ही आएगा, चार्जलेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? पाई बॉन्ड। तो 1 2 3, 1 2 और 1 2 3, हाँ 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें 2 पाई। तो 2 पाई वाला तो सबसे बाद में आएगा, हाँ। 3 पाई वाले दोनों पहले आएंगे। अब सेकंड भी हो सकता है, वो फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन थर्ड तो लास्ट में आएगा ना। हाँ। ये समझ में आया ना? तो पॉइंट बाय पॉइंट पहले क्लियर करते जाना। तो सेकंड पॉइंट के हिसाब से इनमें से कुछ आने चाहिए बीच में। अब ये दोनों सेकंड पॉइंट को सेम मिल गया, तो इन दोनों के लिए थर्ड पॉइंट चेक करूंगा। फिर ये मत करना कि थर्ड पॉइंट सबके लिए चेक करने बैठ गए, समझ गया? जो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट मैच हो गया उनके लिए थर्ड पॉइंट, इसमें नहीं हुआ था तो आखिरी में डाल दिया। हाँ। तो थर्ड पॉइंट इन दोनों के लिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है अपना? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेगेटिव स्टेबल। यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो एक ही बात है ना। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, यहाँ भी कार्बन पे नेगेटिव, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। दोनों कैसे दिख रहे हैं? सेम। समझ में आया? और यहाँ भी कार्बन sp3, यहाँ पे sp3। अगर नेगेटिव डबल बॉन्ड पे होता तो वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा। समझ में आया? तो यहाँ भी sp3 वाला कार्बन पे, यहाँ भी, तो दोनों में थर्ड पॉइंट भी सेम मिल गया ना, कि दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, नेगेटिव, सब चार्ज जिस पे है वहाँ इस पे भी है। तो अब क्या देखूंगा मैं? चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बोलता है?
अपोजिट चार्ज पास में, सेम चार्ज दूर। इसमें अपोजिट चार्ज ही है, ऑक्सीजन पे फिर कार्बन फिर थर्ड कार्बन पे, यहाँ ऑक्सीजन पे फिर सेकंड और थर्ड कार्बन पे, तो ये चीज भी सेम मिल रही है ना, यहाँ भी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, यहाँ भी 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, तो जितना दूर उसमें है उतना दूर इसमें भी है, और दोनों ही अपोजिट चार्ज है, तो फोर्थ पॉइंट भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब चारों पॉइंट सेम मिल जाए तो वो दोनों बराबर के स्टेबल है। समझ में आया? तो इसमें सेकंड लिखूं फोर्थ लिखूं सेकंड लिखूं, एक ही बात है। समझ में आया? फोर्थ पहले लिखूं सेकंड, दोनों बराबर है तो कहीं भी लिखूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। इन दोनों के चारों पॉइंट कैंसिल हुए क्योंकि चारों पॉइंट सेम मिले हैं। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अब ये बताना है क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले ध्यान दोगे। क्या पूछा है? लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल देखने के लिए चौथा पॉइंट देखना पड़ता है, तो सीधा देख लो चौथा पॉइंट, या फिर फर्स्ट से स्टार्ट होते आता हूँ मैं, स्टार्ट होता हूँ। सब पे चार्ज है, पहला पॉइंट से। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? पाई बॉन्ड। 1 2 1 2 पाई बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो वो था स्टार्ट। अब इनमें थर्ड पॉइंट चेक करूंगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नाइट्रोजन प्लस, अच्छा सॉरी नाइट्रोजन प्लस सब में सेम ही है, तो उसका तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, और नाइट्रोजन पे इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। हाँ बोलो। वहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब मैंने बोला चार्ज का नंबर मत देखना कितने है क्या है, बस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है क्या। हाँ ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो सब में बात बराबर ही है ना। ठीक है। पॉजिटिव सब में नाइट्रोजन पे है। अमाउंट मत देखना चार्ज का, अमाउंट सिर्फ चौथे पॉइंट में देखना। ठीक है, ये कितना है कहाँ है। तीसरा पॉइंट तीनों के लिए सेम हो गया। हाँ। अब चौथा पॉइंट क्या बोलता है? सेम अनस्टेबल, अपोजिट, स्टेबल, पास में। इसमें देखो प्लस माइनस पास में स्टेबल, प्लस माइनस पास में स्टेबल, प्लस माइनस पास में स्टेबल, तो वो तो स्टेबल है ना। इसमें प्लस माइनस स्टेबल, प्लस माइनस स्टेबल, प्लस प्लस थोड़ा दूर है, ठीक है, मतलब इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल। हाँ। प्लस माइनस स्टेबल, प्लस प्लस अनस्टेबल, फिर प्लस माइनस स्टेबल, तो ये ज्यादा हो गया ना। हाँ। जैसे इस अब ये तो स्टेबल हो गया था, कौन सा, सॉरी ये वाला। इन दोनों में अगर कौन समझे सर, ये तो ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें सारे चार्ज लाइन से अपोजिट वाले हैं। अब इन दोनों में कंफ्यूजन जा रहा होगा थोड़ा। इसमें देखो ये वाले तो मैच हो रहे हैं, लेकिन जो अपोजिट वाले हैं वो कितनी दूर है, मतलब थोड़े दूर है ना। हाँ। इसमें ये तो मैच हो गए कि ये दो पास वाले मैच, पास वाले मैच, लेकिन ये दो देखो सेम वाले ज्यादा पास में, तो जितनी ज्यादा पास में रहेंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन करेंगे, तो अनस्टेबल। तो अपने क्या बोला? सेम चार्ज जितनी ज्यादा पास उतना अनस्टेबल, जितना दूर उतना स्टेबल, या फिर अपोजिट चार्ज जितना पास उतना स्टेबल। तो यहाँ सेम चार्ज वाले को देखो ना, दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये होगा ना, या लीस्ट स्टेबल। समझ में आया सभी को बेटा? कोई डाउट नहीं? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ मुझे, ठीक है? तब तक मैं ये बता देखो, एक बहुत शॉर्ट में मैं करके बताऊं। ये बॉन्ड यहाँ आएगा, हाँ। ठीक है, तो पहला नेगेटिव का आएगा यहाँ पे, इस पे, फिर ये आया तो ये वाला बॉन्ड आएगा ना यहाँ पे। हाँ। ये यहाँ पे आएगा तो वो नेगेटिव कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यहाँ पे। अब ये नेगेटिव को ये बॉन्ड के साथ भी जा सकता है, इस बॉन्ड के साथ भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकता है ना। हाँ। तो दोनों साइड जा सकता है, तो ठीक है, दोनों साइड एक बार। इधर यहाँ पे आएगा तो इधर, ठीक है, फिर ये यहाँ पे बॉन्ड बना था पहले वाला, ये इधर था, तो ये वाला यहाँ आएगा तो वापिस वो वहां चला जाएगा, ठीक है, तो सेम ही हो गया। आया समझ में क्या प्रॉब्लम? अब ये वाला ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव यहाँ, ये आएगा तो नेगेटिव यहाँ, ठीक है, ये बॉन्ड इधर घुसा, ये तो फिर वापस सेम हो जाएगा, बस इतने वाले। हाँ चलिए देखते हैं। ओ माइनस था बेटा, इधर बातें नहीं करो, ठीक है। ये माइनस कहाँ आएगा? इस पे, और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ये समझ में आया सभी को? और ये ऐसे जाएगा, पहला ये, हाँ। दूसरा ये तो सेम ही है। अब ये नेगेटिव इस डंडे से आएगा ना, तो ये डंडा कहाँ जाएगा? यहाँ पे,
और वो नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ। समझ में आया सबको? अब ये नेगेटिव यहाँ से इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो यहाँ से मैं स्प्लिट करके इधर वाली डायरेक्शन इधर और इधर वाली इधर, ठीक है। ये तो पहले जैसे ही है, ये भी ऐसे ही रहेंगे उधर वाले। ये वाला शिफ्ट होगा ना यहाँ पे, हाँ। तो चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। और डंडा कहाँ आएगा। अब ये वाला वहां पे शिफ्ट करो, ये तो पहले जैसे रहेंगे। ये डंडा यहाँ आएगा ना, ये डंडा यहाँ आ गया और ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव। तो ये पहले जैसा नहीं है ना, अलग है थोड़ा, ठीक है। अब ये बस यहीं पे, अब ये इधर तो जा नहीं सकता, ये लास्ट एंड है इसका, ठीक है, इसका इधर वाला। ये ऐसा था, ये बॉन्ड अब इधर आएगा तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये किधर आ जाएगा बॉन्ड, इधर। समझ में आया? अब ये वाला इधर आएगा, ये तो वैसे ही रहेगा, ये यहाँ पे था। यहाँ पे अगर है तो ये बॉन्ड जब इधर गिरेगा तो चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पे, हाँ। ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, इस रिंग का जो भी ऐसा सीन है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जब यहाँ आएगा तो चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, समझ में आया सभी को? अब ऑप्शन क्या बचा, ये वाला इधर, इसके तो ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ये बॉन्ड जब इधर गिरेगा तो माइनस का आएगा इस पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे, ये सेम हो गया पहले जैसा, है ना। हाँ। ये पहले जैसा हो गया, तो इधर से भी अपन वहां तक आ गए और इधर से भी यहाँ तक आ गए। हाँ, ये होगा नहीं, मतलब क्योंकि सेम हो गया। अगर मैं इसको नहीं गिनूं तो सेम नहीं अलग है, हाँ सॉरी अलग है ना, ये रिंग के अलग है ना बॉन्ड, ठीक है। अब ये और कहीं नहीं जा सकता ना, ये तो वापस इधर जा सकते हैं, यहाँ तो जा ही नहीं सकता। हाँ, तो इतने टोटल सारे बनेंगे, एक तो ओरिजिनल प्लस ये सब, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 9, है ना। वहां से गिनोगे तो गड़बड़ सर ये वाला भी तो सेम नहीं, कोई सा भी सेम नहीं। हाँ, तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, समझ गया। और नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा, देखिए हर जगह आ रहा है, शायद यहाँ भी आता है, आ रहा था इस पोजीशन पे कहीं भी नेगेटिव नहीं आया, नहीं आया। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें कब आया पूरे सेक्टर में, देखा नहीं है। देखो ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, मैं टिक करते जाता हूँ। ये वाला डन, ऊपर के दोनों, ठीक है। ये वाला कहाँ है, ये वाला कहाँ है, ये वाला, और ओरिजिनल एक वो सही। इसके अलावा कौन कौन से छूट रहे हैं, ये तीन। अच्छा, ये ऊपर वाला, अच्छा ऊपर वाले के 2 हैं, इसके 2 बन रहे हैं, इस नेगेटिव से 2 हैं, ये तो सेम। एक वो भी है एक ये भी है। अच्छा वो सेम हो गया ना, नहीं नहीं डंडे उल्टे हैं, वो रिंग उल्टी है, ठीक है। तो इसी जगह के 2 बन रहे हैं, तो बना के देख लेना यार एक बार। 2 रिंग अगर एक साथ आती, देखो एक रिंग आएगी तो अपन ने ऑल्टरनेट में शिफ्ट कर दिए थे, लेकिन 2 रिंग आएगी तो वही वाला कि ए बी बी ए उस रीजन से बार बार शिफ्ट होंगे, तो बना के ही देख लेना, ठीक है। वहाँ के 2 हो गए, मतलब ये हो गया, और यहाँ के 1 2 और ये 1 इसके 3 ये है ना, एक ये और एक, ठीक है। समझ में आया सभी को? ऐसे तो सर नहीं। चलो क्लियर है, रेजोनेटिंग कैसे बनाते हैं सीख गए। अब इसके बाद और कुछ बनाने की नहीं है। चलो 2 चीजें और आती है तुम्हारी, एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड मतलब एक ही साइड जाएगा,
रेफरेंस में एक ही डायरेक्शन में जाएगा उसको क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड। क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब वो इधर भी रेफरेंस में जा सकता है इधर से भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन। एक्सटेंडेड मतलब देखो इसके पास लोन पेयर होंगे, ये इधर से रेफरेंस में जा सकते हैं क्या? नहीं, इधर से जाएंगे और यहीं तक। क्रॉस में क्या होता है, देखो दो लोन पेयर होते हैं, याद रखना ना हमेशा। अगर कभी कोई कंपाउंड पे दो लोन पेयर होते हैं तो उनमें से एक ही रेफरेंस में जाता है, याद रखोगे। ये नहीं करोगे कि दो लोन पेयर रेफरेंस में भेज दिए दोनों, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर रेफरेंस में जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला इधर कर दिया, ये मत करना ना कि ये वाला इस बॉन्ड के साथ चले जाएगा, ये इस बॉन्ड के साथ। एक ही लोन पेयर रेफरेंस में जाता है, लिख लेना पॉइंट। ओनली वन लोन पेयर गोज इन रेफरेंस, दो तो नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि एक इधर रहता है और एक इस प्लेन में रहता है। ये वाला अंदर वाला, हाँ जो अंदर बनाते हैं वो वाला जाता है, बाहर वाला नहीं, ठीक है। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये वाला यहीं पे है तो ये इसको बोलते हैं लोकलाइज, और ये वाला क्या हो जाता है डी लोकलाइज, ये वाला जाएगा। अब देखो ये लोन पेयर इधर से भी जा सकता है ना रेफरेंस में, इधर से भी जा सकता है, तो दो डायरेक्शन हुई ना उसके पास, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्रॉस, इधर से और इधर से। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जब रेफरेंस करेगा तो ये लोन पेयर या अब एक टाइम पे दोनों साइड तो कभी नहीं जा पाएगा, कि ऐसा तो नहीं है कि दो बढ़ गया तो, या तो इधर या इधर। तो उसके पास दो ऑप्शन है, इधर जाने के और इधर जाने के। लेकिन जिसके पास एक ही ऑप्शन है वो ज्यादा स्टेबल है ना, ये समझ में आता ना। इसके पास एक ही ऑप्शन है, एक डायरेक्शन का, ठीक है। तो पक्का मुझे पता है चार्ज यहाँ यहाँ और यहाँ आएगा, तो वो ज्यादा स्टेबल है। इसमें इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, इसका मतलब ये भी खींच रहा होगा, ये भी, तो ज्यादा इधर उधर नहीं जाके ज्यादा यहीं रह पाएगा। थोड़ा समझ आ रहा है कि ये ना तो इधर जा पाएगा ना उधर, तो ये भी खींचेगा, इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा, तो ज्यादा तुमको वहीं दिखेगा ना चार्ज, तो ये अनस्टेबल दिखेगा। लेकिन इसमें तो ऐसे कोई चीज नहीं, पक्का इधर ही जाना है, तो चार्ज पक्का यहाँ यहाँ और यहाँ आएगा, तो तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल। तो हमेशा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ में आया सभी को? आ गया? इसका एक एग्जांपल ऐसा भी होता है, चलो मैं बनाता हूं। देखो ये लोन पेयर ये बना, ये इधर जा सकता है या तो इधर, ये तो आपस में डायरेक्टली तो रेफरेंस में कभी नहीं जाएंगे, ये इसके थ्रू, ये इधर और ये इधर, दोनों साइड जा सकते हैं ना रेफरेंस। समझना है सभी को? हाँ। तो इस टाइप के कॉन्जुगेशन को भी क्या बोलेंगे? समझ गए? तो एक्सटेंडेड मतलब एक ही डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में जाएगा मतलब ज्यादा वहीं दिखेगा। तो प्रायोरिटी ऑफ एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज मोर देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर मैं पूछूं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बाकी सारे पॉइंट तो सेम दिख रहे हैं ना, चार्ज दोनों पे है, फिर दोनों पे सेकंड पॉइंट क्या था अपना पाई बॉन्ड, दोनों में दो दो है। थर्ड पॉइंट क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव, दोनों ही कार्बन पे नेगेटिव है, और दोनों एक ही चार्ज है तो प्लस माइनस दो प्लस तो बात ही नहीं। तो दोनों को अब मेरे को अगर देखना है तो मैं कैसे देखूँ रेजोनेंस किसमें कैसे हो रहा है। चौथा पॉइंट और क्या होता है, इसमें रेजोनेंस किस साइड से हो सकता है, सिर्फ इस साइड से, इसमें इधर से भी हो सकता है इधर से भी। तो स्टेबल कौन है, एक्सटेंडेड वाला है ना। याद ऐसा ना सोचना कि दो साइड से तो वो ज्यादा स्टेबल है, वो ना इधर जा पाएगा ढंग से ना इधर, तो ज्यादा वहीं में घूमता रहेगा ना, तो वो चार्ज वहाँ दिखेगा तो वो अनस्टेबल है। ये तो पक्का है कि यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो इस पे चार्ज ज्यादा वहाँ नहीं दिखेगा, तो बात स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। क्लियर? अब कल ये एक्सटेंडेड और इस पे भी एक दो और अपन लिख के वो पढ़ के, और रेजोनेंस एनर्जी का कुछ पार्ट पढ़ाना है मुझे, रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड जो अपने सिलेबस में थोड़ा सा पढ़ेंगे और ठीक है। उसके बाद आएगा तुम्हारा मीजोमेरिक इफेक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट। मीजोमेरिक सेम रेजोनेंस है, बस एक चीज चेंज होगी, तो वहाँ मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ाना ही है, सिर्फ इफेक्ट ऑर्डर लिखवाना है और होता क्या है बताना है। और मीजोमेरिक के बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ये चार इफेक्ट जब अच्छे से पढ़ लोगे फिर आएंगे क्वेश्चन, स्टेबिलिटी, एसिड, बेस, ठीक है, उनमें लगेगा टाइम। क्लियर है सभी को? चलो, थैंक यू सो मच।
चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो देखो, कल अपन ने क्वेश्चंस किए थे रेजोनेंस के, रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाले 4 पॉइंट पढ़े थे। 4 पॉइंट वापस बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखते थे चार्जलेस चीजें या नॉन पोलर बोलते हैं उसको, कि जिस पे चार्ज नहीं हो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर सेकंड पे देखते थे बाकी जिन पे भी चार्ज है उनमें देखते थे पाई बॉन्ड किस पे ज्यादा है, जिस पे पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल। फिर मान लो अगर पाई बॉन्ड भी सेम आ जाते हैं तो फिर क्या देखते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, ठीक है, वैसा वर्सा कर लेना उसका जो भी है। और मान लो अगर चार्जेस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे दोनों में सेम हो, पॉजिटिव पे पॉजिटिव वाले सब सेम हो, तो फिर क्या देखते हैं कि सेम चार्जेस पास में होंगे तो रिपेल करते हैं तो वो अनस्टेबल होता है, अपोजिट चार्ज पास में है तो बॉन्ड बना लेते हैं तो बेटर है। तो ये 4 पॉइंट्स, अगर चारों पॉइंट सेम मिले मतलब दोनों स्टेबिलिटी सेम, और ऑर्डर वाइज ही फॉलो करना है, ये याद रखोगे हमेशा, ठीक है। अभी जो थर्ड पॉइंट था ना अपना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, उस चीज़ में बस थोड़ा सा एक ये है, देखो क्योंकि अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव अपन इधर से इधर बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन तुमको सेकंड पीरियड के आते हैं, ठीक है। तो इधर से इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल। लेकिन मान लो अगर ऑप्शन में ऐसे हों, ग्रुप में दिए हों कि ऑक्सीजन दिया है, सल्फर दिया है, नाइट्रोजन दिया है, फॉस्फोरस दिया है, तो ऊपर से नीचे में फिर नेगेटिव चार्ज कैसे, जैसा अगर मैं बोलूँ तुमको कि N- दिया है और एक बोल रहा हूँ फॉस्फोरस माइनस दिया है, तो दोनों में से वो माइनस चार्ज किसके ऊपर स्टेबल होगा, फॉस्फोरस पे, याद रखना। हाँ मैं बता रहा हूँ, इधर देखो फॉस्फोरस पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे वाले में अपन साइज वाला फैक्टर देखेंगे, नेगेटिव चार्ज दोनों पे, भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है लेकिन साइज उसका छोटा है ना, इसके पास डी की बहुत सारी जगह है तो ये आराम से उस नेगेटिव को रख सकता है, समझ में आया। तो ऊपर से नीचे अगर इस कोई भी रो में आएंगे तो कैसे देखते हैं, साइज वाले फैक्टर से, इधर से इधर आएंगे तो कहीं से देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर से, ठीक है। चलो अभी ये कुछ क्वेश्चंस करने अपने को, मैं ही करवा देता हूँ, ठीक है, तुम लोग भी साथ साथ में देखते जाओ, दिमाग लगा लो अपना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, स्टेबिलिटी बताना है तुम लोगों को पहले वाले में कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, पक्का ना। देखो दोनों पे चार्ज है तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इसमें भी एक है उसमें भी एक है, कहीं भी लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बॉन्ड गिनना है, दोनों में एक एक पाई है। तीसरा क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव कार्बन पे, वहाँ नेगेटिव किस पे, ऑक्सीजन पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो थर्ड पॉइंट के हिसाब से ये ज़्यादा स्टेबल। समझ में आया सभी को। अगला ये क्वेश्चन, पहला पॉइंट नॉन पोलर वाला तो फेल हो गया क्योंकि दोनों पे ही चार्ज है। सेकंड पॉइंट पाई बॉन्ड दोनों में एक एक है तो सेकंड पॉइंट भी फेल। थर्ड पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो यहाँ कौन है, सल्फर, यहाँ कौन है, ऑक्सीजन, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है ना। लेकिन थोड़ा और क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ऑक्सीजन और सल्फर की पोजीशन क्या है, ऑक्सीजन के मतलब और सल्फर अगले ग्रुप का है ना, नीचे आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे वाले में साइज का फैक्टर देखोगे कि अगर चार्ज ऑक्सीजन पे माइनस है और सल्फर पे माइनस है तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है, और ये लेस स्टेबल है, ये याद रखो। ऊपर से नीचे अगर देखोगे तो साइज वाला फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो उसी की टेबल बनाई कि अगर इधर से इधर एनायन की स्टेबिलिटी देखते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर से इधर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी हमेशा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कि अगर सब पे माइनस लगा दूं तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये है ना, ठीक है। ऊपर से नीचे वाले में साइज देखते हैं, साइज जितना ज़्यादा बड़ा एनायन उतना ज़्यादा स्टेबल, तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना, तो ऊपर से नीचे भी एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इधर से इधर भी एनायन स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऊपर से नीचे भी एनायन स्टेबिलिटी बढ़ती है। या तो एक पॉइंट से याद रख लो कि एनायन स्टेबिलिटी दोनों साइड बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी, बात ही खत्म। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके लिए तुमको एटम्स की पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ का था कार्बन और ऑक्सीजन था, तो कार्बन इधर आएगा, ऑक्सीजन उसी लाइन में इधर आएगा, तो ज़्यादा स्टेबल इधर वाला ही होगा। इसमें क्या था, सल्फर और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऊपर है सल्फर नीचे, तो नीचे वाला ज़्यादा स्टेबल होता है बोला अपन ने, तो या तो ऐसे देख लो, ठीक है। तो वही लिखा है कि ऊपर और नीचे वाले में देखूंगा तो कौन है, फिर नीचे वाले आते हैं सारे, है ना, समझ गए ना, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, स्टेबिलिटी बतानी है, चार्ज दोनों पे, पहला पॉइंट कैंसिल। अच्छा इसमें, हाँ इसमें सल्फर वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, तो फिर उसके नीचे वाला स्टेबल होता, हाँ मतलब ये है, जैसे
ठीक है, तो नीचे नीचे वाले एनायन ज्यादा स्टेबल होते जाएंगे। क्लियर है सभी को? तो एनायन स्टेबिलिटी इधर से इधर भी बढ़ेगी और ऊपर से नीचे भी बढ़ेगी। क्या हो गया माही, नंबर कम आए इसीलिए? चलो कोई बात नहीं, नींद आ रही है सर। कोई बात नहीं, कल का दुख। चलो इधर थर्ड क्वेश्चन सभी। चार्ज तो दोनों क्वेश्चन में है, तो पहला पॉइंट कैंसिल, चार्जलेस वाला। सेकंड पॉइंट पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। सेकंड पॉइंट न्यूट्रलाइज। थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव वाला। यहाँ नेगेटिव नहीं है तो चलो पॉजिटिव देखेंगे। अब क्या है बचा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और यहाँ किस पे, नाइट्रोजन पे। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव स्टेबल। ठीक है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है ज्यादा, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उस पर पॉजिटिव स्टेबल होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। समझ में आया ना कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव स्टेबल। हो गया, समझ गया ना थर्ड वाला, समझ में आया ना? है किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो अगर तुमको पॉइंट लिखना है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव का भी लिख लेना है ना, कि पॉजिटिव चार्ज किस पे, देखो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे स्टेबल। समझ गया ना बेटा सभी? ठीक है, चलो ये समझ में आया सभी को? तो यहाँ पॉइंट लिखा है नेगेटिव चार्ज ऑन लार्ज एटम इज मोर स्टेबल, ये ऊपर से नीचे वाले के लिए। क्लियर है? या फिर एनायन की स्टेबिलिटी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम दोनों पे बढ़ती है, बात खत्म। ठीक है, एनायन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनायन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, दोनों साइड। क्लियर? ये कंपेयर करवाना है स्टेबिलिटी 1 2 3 4, बताओ। 1 2 3 4, अरे मतलब 1 2 ऑर्डर बताना है बेटा। देखते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है ना। पहले चार्जलेस वाला कोई सा है क्या, नहीं, सब पे चार्ज है। सेकंड पॉइंट पाई बॉन्ड, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2। इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने हैं, 1। इसमें कितने, 1। तो 2 पाई बॉन्ड वाले ज्यादा ही स्टेबल होंगे 1 पाई बॉन्ड से, मतलब ये दोनों पहले आएंगे, ये दोनों बाद में आएंगे। तो 1 और 3 तो पहले ही आने चाहिए और 2 और 4 बाद में ही आएंगे। अब उनमें से पहले बाद में कौन, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ऑर्डर तो देख लेना बेटा, तो आखिरी के 2 में से क्या आना चाहिए। ये लोग फिर भी ठीक है, ये लोग फिर भी ठीक है, ये पूरे गलत, ये पूरे गलत। ठीक है, चलो हाँ, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया पाई बॉन्ड से। अब पाई बॉन्ड जिनमें ज्यादा है उन दोनों को मैं देखूं पहले कि इन दोनों में कितने, 2 पाई बॉन्ड है ना। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मतलब नेगेटिव किस पे, जिस पे, देखो या तो नेगेटिव वाले को देख लेना दोनों में, या दोनों में पॉजिटिव वाले को देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं नेगेटिव वाला जल्दी याद रहता है अपने को, तो उससे देख लेते हैं। नेगेटिव वाला, इधर नेगेटिव वाला कौन है, कार्बन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि कार्बन, है ना? या फिर बोलोगे कि इधर से इधर एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट फिर थर्ड। तो फर्स्ट फिर थर्ड। अब 2 और 4 में चेक करना है, इन दोनों में भी पाई बॉन्ड सेम है, तो इनके लिए भी थर्ड फैक्टर लगाऊंगा। थर्ड फैक्टर क्या बोलता है, एनायन वाला देख लो दोनों में, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, नाइट्रोजन का एनायन बजाय उससे। तो 2 और 4, तो 1 3 2 और 4। इतना अच्छे से सिखाया था। चलो इधर समझ गए ना कैसा है, 4 पॉइंट लगाने यार। ठीक है, बेसिक रूल है, इतना भी नहीं कर पाओगे क्या? हाँ, इसमें करके बताओ, ये करके बताओ। ये 3 की 2, इन दोनों में क्यों देखूंगा? पहले तो न्यूट्रलाइज से सारे छट गए, कोई सा नहीं है। पाई बॉन्ड से छाटे हैं सेकंड पॉइंट में, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड वाले तो प्रायोरिटी में ही आएंगे ना, फिर 1 पाई बॉन्ड वाले आएंगे। तो ये दोनों तो पहले ही आएंगे और ये दोनों बाद में आएंगे। तो इन दोनों में क्यों कंपेयर करूं मैं बैठ के? और इन दोनों में कंपेयर करना भी है तो ये ज्यादा, क्योंकि उसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, बात ही खत्म।
कंफ्यूजन वहां नहीं होना चाहिए कि पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा कम, जिनमें सेम पाई बॉन्ड उसमें कंफ्यूजन आना चाहिए। कंफ्यूजन ही गलत आ रहा है तुमको तो हैं। अच्छा रुक, तू बता इसमें कितने? दो है ना? हाँ इसमें कितने? तो कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा? हाँ तो ये पूछने ही क्यों चाहिए? आ गया? फिर किससे दिक्कत थी बताएं आप? अच्छा ये पाई बॉन्ड से ही देखा है, उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है देखने का उसमें। उसके अलावा बताओ तुमने किससे देखा? बोल दे बेटा वरना नहीं होगा, आगे के क्वेश्चन नहीं होंगे। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट के हिसाब से चलते जाओ। एक बार खुद से चारों पॉइंट लगा के देखना चारों पे, और छटते जाएंगे, ऑप्शन ही छट जाएंगे सारे। ठीक है ये वाला बेटा। तो नंबर डालिए। अच्छा ओके, ये दोनों में से कंपेयर स्टेबिलिटी क्वेश्चन, कंपेयर स्टेबिलिटी 1 2। मैंने तो चारों ऑप्शन है। ये 1 है वो 2 है, तो दोनों में से 1 2 भी क्या ही बोलूँ मैं, बताओ। सेकंड होता है इसको नंबर देखो चार्ज दोनों है, सेकंड पार्ट क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड है इसमें 0 है, तो बात ही खत्म। ये क्लियर है सभी को? ये वाला शाबाश ठीक है। यहाँ पे है ना इस क्वेश्चन में ये गलत मत करना, बाद में देखोगे तुम। ठीक है देखो सुनो, पाई बॉन्ड वाली चीज़ ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं होता तो ये ज़्यादा होता। क्यों पता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में चले जाता पीएच के साथ। पीएच मतलब बेंजीन की रिंग है वो, तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन की रिंग में जा सकता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव बेंजीन क्यों देखेंगे, कोई एलिमेंट थोड़ी है। ये समझ गया ना तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? CH2 पॉजिटिव, ये बेंजीन की रिंग होगी, तो ये पॉजिटिव रेजोनेंस में चले जाएगा ना। तो अगर कोई भी चार्ज रेजोनेंस में चले गया मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 जगह और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एक 4 जगह, तो बढ़ गया ना बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ इसमें यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे कि पीएच आ रहा है रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, और स्टेबिलिटी पूछ रहा है और रेजोनेंस दिख रहा है, तो रेजोनेंस दिखेगा तो रेजोनेंस वाले में स्टेबिलिटी उसके चारों फैक्टर से पहले ढूंढना, अगर वो सेम जाते हैं तो फिर देख रहे हैं कि रेजोनेंस। क्योंकि देखो जब तुम सब कुछ पढ़ लोगे ना तब तुम ये गलती करोगे कि ये पॉजिटिव रेजोनेंस में चले जाएगा, तो रेजोनेंस वाली चीज़ें हाईली स्टेबल होती है। यहाँ पॉजिटिव रेजोनेंस में जा ही नहीं सकता, तो वो तो अनस्टेबल हो गया, तो तुम क्या करोगे? इसको स्टेबल कर दोगे रेजोनेंस की वजह से। लेकिन जब भी ऐसी स्टेबिलिटी आएगी तो पहले रेजोनेंस में चारों फैक्टर देखते हैं। फर्स्ट फैक्टर चेक करो, सेकंड चेक करो, थर्ड चेक करो, फोर्थ, उससे देखा जाता है, ना कि डायरेक्टली कि हाँ ये जा रहा है वो नहीं जा रहा है तो बात खत्म। क्लियर है? तो इसीलिए ये वाला ज़्यादा है। अगर ठीक है हाँ चलो क्लियर। द मोस्ट अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी, ये वाला, लेकिन अगर ये वाला वर्ड आता है ना मोस्ट अनलाइक, अनलाइक मतलब जो हो ही नहीं सकता वो वाला पार्ट, ठीक है, मतलब जो अपना ऑक्टेट को एक्सीड कर दे। 4 बॉन्ड बनने थे तो 5 बना दिए, 2 बनने थे तो 3 बना दिए, जिसने अपने ऑक्टेट को एक्सीड कर दिया, ठीक है, उनको बोलते हैं मोस्ट अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन चारों में से मोस्ट अनलाइक कौन सा दिख रहा है? जिसमें ऑक्टेट एक्सीड हो रहा है। बता दिया ना मैंने मोस्ट अनलाइक का मतलब क्या है, ऑक्टेट एक्सीड कर रहा है। अब बताओ, तो जब भी अगर ये वर्ड आएगा ना क्वेश्चन में मोस्ट अनलाइक, तो ये देखना कि उसकी वैलेंसी एक्सिट तो नहीं हो रही है कहीं भी। ऑक्सीजन तो ठीक है 1, लेकिन माइनस के साथ 2 है, न्यूट्रल के साथ 1, माइनस के साथ 2, न्यूट्रल के साथ सही है। नाइट्रोजन 1 2 3 4, हाँ 4 डंडों के साथ प्लस आ सकता है नाइट्रोजन में, अमोनियम आयन याद है, 1 2 3 4, 4 डंडों के साथ प्लस आ सकता है। यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते ना इसके, तो ये तो एग्जिट करके इसकी वैलेंसी 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा? तो ये, और यहाँ पे 1 2 3 4, 4 के साथ तो प्लस आता है हमेशा। समझ में आया? तो क्यों है ये इस नाइट्रोजन के ये 5 बॉन्ड। तो मोस्ट, बेटा इधर सुन लो वरना वहां ना क्वेश्चन सब सेम ही लगेंगे तुमको। मोस्ट अनलाइक वर्ड आएगा तो क्या देखोगे? ऑक्टेट एक्सिट वाला क्वेश्चन ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, द मोस्ट अनलाइक, क्वेश्चन आ गया मोस्ट अनलाइक मतलब क्या देखना है?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ पैरा हाइड्रोबेंजाल्डिहाइड बनाते आएगा वो, बना देता हूं मैं, यहाँ बना देता हूं। ये पैरा पे हाइड्रो लगा है, OH हाइड्रो ग्रुप OH होता है। बेंजा अल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड होगा, तो बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड बेंजा अल्डिहाइड, और उस पे पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रो। तो पैरा पे लगा है हाइड्रो, ऑर्थो मेटा पैरा। तो क्वेश्चन ये है, वो बोल रहा है कि इस स्ट्रक्चर का मोस्ट अनलाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। हाँ, इस स्ट्रक्चर का मोस्ट अनलाइक कौन सा है। मोस्ट अनलाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरा, मतलब उसका ऑक्टेट एग्जिट कर रहा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट एग्जिट जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने रहेंगे, 6, तो ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट में आ गया, एग्जिट हो गया इनकम्प्लीट। मोस्ट एग्जिट के साथ इनकम्प्लीट भी लिख लो। इनकम्प्लीट, ठीक है। मोस्ट अनलाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरा हाइड्रोबेंजाल्डिहाइड, ये पैरा हाइड्रोबेंजाल्डिहाइड है। देखो CHO, तो CHO टूटेगा कैसे, मुझे पता है ना, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है, OH। बेटा हो गई बात है। ये बॉन्ड हमेशा पोलराइज होगा, इधर इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब ये प्लस जाता है ना रेजोनेंस में, बताया था हमेशा तुम लोगों को कि अल्डिहाइड एसिड इनमें वो पोलराइज करवा के जो पॉजिटिव आता है वो रेजोनेंस में जाएगा। तो इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैं वहां बना रहा हूं, कैसा बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो CO, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये OH ऐसे ही रहेगा। ये इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। बेटा इधर देख लो, वैसे नहीं बना तुम लोगों से, तुक्के ही मार रहे थे। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मिल रहा है तो वो सही है, बन सकता है। तो जो जो बन सकते हैं वही बनेंगे ना, तो ये ऐसे देखना था, CO माइनस, ये ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला पार्ट, ये वहां जाएगा तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस पे, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ ऐसा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव इस लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है और इस डंडे के साथ भी। तो यहाँ से दो, देखो ये लोन पेयर इसको दे देगा तो यहाँ, ठीक है। तो इसके दो स्ट्रक्चर अलग अलग ऐसे जा सकते हैं ना, CO माइनस डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, एक मिनट बस, अब बन ही गया है। तो ये दो, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसका लोन पेयर पार्ट लेगा रेजोनेंस में। ये पॉजिटिव है, लोन पेयर है, तो बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और फिर ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, समझ में आया, ठीक है, गुड। अगला, अब यही वाला, इसी के दो स्ट्रक्चर, एक तो ये बन सकता है, एक और इसका क्या बन सकता है कि ये बॉन्ड इधर आ जाए और पॉजिटिव वहाँ चले जाए। तो एक और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, OH ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ऊपर डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड जब इधर गिरेगा तो ये पॉजिटिव इस पे चले जाएगा, तो फाइनल वाला स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा तुमको, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही था, अच्छा ये इधर आ गया ना, ठीक है, ये इधर आ गया, तो पॉजिटिव कहाँ चले गया, कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे क्या, माइनस, तो ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे, और ये नीचे क्या रह जाएगा, OH। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इनके अलावा जो भी है वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऐसा कहीं बन रहा है क्या 3 बॉन्ड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट बन रहा है कहीं, ये रहा, ये बन रहा है कहीं, हाँ, ये जो नॉर्मल वाले स्ट्रक्चर में अगर ये बॉन्ड में तोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ प्लस वाला इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ चार्ज रह जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर इस बॉन्ड को मैं इस साइड तोड़ता हूँ, इसने किधर, वहाँ नेगेटिव दिया ना, तो इधर, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये प्लस इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, तो ये पार्ट हो गया, वहाँ नेगेटिव रह जाएगा और ये बॉन्ड गायब हो जाएगा। तो ये भी बन सकता है उससे, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा और ये चौथा वाला कभी नहीं बनेगा, वो उसकी पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही कहाँ से कहीं तक बनने की। क्लियर है,
तो ये दो ऐसे ऑप्शन थे जो इसके गलत वाले थे, मोस्ट अनलाइक, जो बन ही नहीं सकते, मोस्ट अनलाइक। क्लियर है? अब अगला, ये चीज़ समझा चुके थे तुम लोगों को, डी लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड वाले, कि लोन पेयर डी लोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं। बट एक बार और देखो, सब सारे इधर देखो, ढंग से बैठो बेटा, सेकंड बेंच तुम भी से बैठे हैं आराम से। डी लोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड लोन पेयर। देखो लोकलाइज्ड मतलब जो वहीं रहेगा, रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, और जो रेजोनेंस में जाएगा वो एक जगह कभी रहेगा ही नहीं ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलूँगा, डी लोकलाइज्ड, वो उसकी जगह नहीं है, ऐसा दिखेगा। अब यार बोर्ड पे बनाने में तो मुझे यही दिखेगा, लेकिन रियल में तो हमेशा ही घूम रहा है ना सर्कल के फॉर्म में, तो वहाँ कभी होता ही नहीं है। तो लोन पेयर जो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, मतलब घूम रहा है, ठीक है, तो जो घूम रहा है उसको क्या बोलूँगा, डी लोकलाइज्ड, वो एक जगह नहीं है ना। और उसको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में गिन पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही घूम रहा है, तो नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन और डी लोकलाइज्ड लोन पेयर बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा इधर, तो इसमें ये हमेशा लोन पे इसका ये बनेगा ना, CH2CH NH2 प्लस, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये लोन पर यहाँ नहीं दिखेगा ना तुमको, बार बार वो ट्रांसफर, फिर ये इधर इधर बार बार ट्रांसफर होता ही रहेगा पार्ट। ये बॉन्ड इधर गिरेगा, फिर इधर गिरेगा, इधर 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 इधर, तो इसका हाइब्रिड डॉट 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 दोनों में बनाए थे, है ना, तो हमेशा चलता रहेगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे अभी, समझ गया ना, sp2, क्यों, दो हाइड्रोजन के डंडे और एक ही डंडा, तो sp2 होएगा, ना कि sp3। लोन पेयर को मत गिनना, क्योंकि वो लोन पेयर तो रेजोनेंस में जा रहा है, तो उसको नहीं गिनूंगा मैं, ठीक है, sp2 होगा हमेशा। ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी देखो बेटा, बात नहीं करो, है ना। और इसमें कल अपन ने वो दो टाइप के पढ़े थे, ऐसा कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड वाला, ठीक है। तो ये वाला कहीं में आ रहा था, इधर भी जा सकता है ना, इधर भी जा सकता है, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ रहा था, और ये लोन पर यहाँ रहेगा ही नहीं ना कभी, रेजोनेंस में चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड वाला। तो ये भी डी लोकलाइज्ड वाला, ये भी कौन सा है, डी लोकलाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे कभी है ही नहीं, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब ये वाला, इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा ना, तो ये लोन पर यहीं रहेगा और कहीं जा ही नहीं सकता ना, इसके पास कोई डी का खाली डब्बा है कि ये इसको दे दे, कुछ भी नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3, और ये कैसा है, लोकलाइज्ड। और अगर कोई लोकलाइज्ड है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करूँगा, तो वही लिखा है, इफ लोन पे डजंट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, और क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड, ठीक है। ये तो कुछ फालतू का है, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ठीक है। इनमें तुमको बताना है लोकलाइज्ड कौन सा है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर कौन सा है। इस नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, बनाए नहीं बनाया तुमको दिखना चाहिए, नाइट्रोजन पे होता है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में जाएगा तो ये वाला कैसा है, डी लोकलाइज्ड, ठीक है। ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा क्या, डबल बॉन्ड के ऊपर डायरेक्टली कभी भी लोन पेयर दिख रहा हो तो वो कहीं नहीं जाता। तुम अगर ये सोचो कि इस डंडे से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डंडा कभी यहाँ आ ही नहीं सकता ना ऐसा, अगर ये आ गया तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, और sp हो गया तो ये तो पूरी रिंग को तोड़ देगा, ऐसे ऐसे होना पड़ेगा इसको, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो कभी भी दो डंडे रिंग में एक साथ नहीं आ सकते, तो ये वाला बॉन्ड ये मत करना कि ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में चले जाए, देखो इसके साथ तो जा ही नहीं सकता क्योंकि ऑल्टरनेट में नहीं है। इसके साथ क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो स्ट्रेन हो जाएगा, तो रिंग के अंदर कभी भी दो डबल बॉन्ड कंटिन्यू में नहीं आ सकते, अगर आ गए तो sp हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसा है, लोकलाइज्ड, ठीक है। इसमें दो लोन पेयर होते हैं ना ऑक्सीजन के, तो अगर स्पेशली अलग से पूछे तो बाहर वाला लोन पेयर कैसा दिख रहा है मुझे, देखो एक ही, हाँ एक चीज और याद रखोगे यहाँ से, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर जाता है, ऐसा नहीं है कि दो हैं तो एक इस डंडे के साथ रेजोनेंस, एक इस डंडे के साथ रेजोनेंस। एटम के पास कितने भी लोन पेयर हो, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है बस, ठीक है। तो यहाँ से मान लो ये वाला लोन पेयर जाएगा, या तो ये इधर या इधर, वही जाता है दोनों साइड, ठीक है। वो इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, कोई भी एक डंडे के साथ। ये वाला कैसा हो जाएगा, यही रहेगा ना, तो ये वाला लोकलाइज्ड में आएगा और ये वाला, लेकिन अगर ओवरऑल दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना हो,
तो अपन डी लोकलाइज सिलेक्ट करेंगे। अगर एक भी लोन पेयर जा रहा है तो क्या बोल देते हैं, डी लोकलाइज लोन पेयर हैं उसके। लेकिन इंडिविजुअल पूछा तो मुझे पता ना एक तो ही रहेगा, एक ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो एक भी जा रहा है तो मैं डी लोकलाइज को प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, तो इसको स्टार कर देते हैं कि ओवरऑल पूछे तो डी लोकलाइज वरना लोकलाइज। इस वाले में ये लोन पेयर जाएंगे क्या रेफरेंस में? ये तो 1 2 3 ऑल्टरनेट में आ गए, तो ये दोनों कैसे हो गए, लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये वाला जाएगा क्या, है ना? ये बॉन्ड यहाँ गिरेगा तो वो एक नेगेटिव। तो यहाँ 3 लोन पेयर है तो तीनों में से एक ही जा पाएगा ना, बाकी 2 तो वहीं रहेंगे। अरे यार ठीक है, इसके बॉटल के नीचे रख देना है। चलो इधर ये वाला लोन पेयर जाएगा ना रेफरेंस में, तो मैं कोई से भी एक को मान लेता हूँ। ये वाला कैसा हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड, क्योंकि ये रेफरेंस में जा सकता है। यहाँ से ये बॉन्ड गिरेगा तो इधर आएगा। लेकिन ये 2 बाकी के कैसे दिखेंगे? लेकिन एक भी अगर गया है और मुझे ओवरऑल एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो मैं क्या बोलूँगा, डी लोकलाइज्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, ये और भी है। अरे रे कितने लग गए, जल्दी। ये वाले, ये लोन पर जाएगा क्या इसके साथ, पॉजिटिव के साथ? पॉजिटिव मतलब खाली जगह तो ऐसा बॉन्ड तो बन जाता है। तो यहाँ अगर मैं बॉन्ड बना दूँ तो कभी भी ऐसा बॉन्ड बनता नहीं है, याद रखना। ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये बीच में ये जो आते हैं ब्रिज वाले में कभी भी डबल बॉन्ड या रेजोनेंस में यहाँ से नहीं जाता। समझ गए सभी? ब्रिज वाले में यहाँ से कभी नहीं जाएगा। क्लियर? तो ये लोन पे रेजोनेंस में नहीं जा सकते। इधर भले जगह दिख रही है कि पॉजिटिव है, खाली जगह है, तो इसको दे देना चाहिए बैक बॉन्डिंग से, लेकिन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज वाले कंपाउंड है। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे दोनों, लोकलाइज्ड। इस वाले में जा सकते हैं ना कि इस वाले में लोन पे इस पॉजिटिव के पास चले जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे कैसे, और यहाँ भी अगर पूछे तो एक लोकलाइज्ड एक डी लोकलाइज्ड। ठीक है, लेकिन ओवरऑल पूछूं तो डी लोकलाइज्ड ही बोलूँगा मैं। ठीक है, समझ गया ना तुम लोग? ये जाएगा यहाँ पे और ये यहीं रह जाएगा, तो ऐसे लिख लो। इस वाले को क्या बोलेंगे, डी लोकलाइज्ड, और ये वाला कैसा हो जाएगा, लोकलाइज्ड। इस वाले में ये पॉजिटिव के साथ ये इधर जा सकता है क्या? नहीं, यहाँ कभी भी बॉन्ड नहीं बनता, तो उस साइड तो नहीं जा सकता। इधर जाएगा क्या? इधर तो कर सकता है ना रेजोनेंस। अरे तो उधर थोड़ी ना ब्रिज है क्या? जहाँ ब्रिज वाले पॉइंट आ रहा है ये दो, ये या ये, वहाँ नहीं करता बॉन्ड बस। बाकी तो हर जगह बना सकता है ना, बाकी क्या दिक्कत है, पड़ा रहने दो। ठीक है, तो ये वाला इधर तो जा सकता है। ऐसा मत सोचना कि पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं नहीं, ब्रिज वाले पॉइंट पे कहीं नहीं, ना इधर से ना उधर से, कहीं से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो सकता है। तो इसका एक लोन पर ये कैसा हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड। ये वाला कैसा है, लोकलाइज्ड। लेकिन ओवर नहीं, यहीं पे रुके, ये यहाँ से इधर कुछ नहीं जा सकता। और यहाँ से कौन सा डंडा यहाँ आएगा, नहीं 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 जाएगा। कुछ होना भी तो चाहिए ना आगे इधर की, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, और ब्रिज वाले के कोई भी चार्ज का कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो कंपाउंड हाईली पहले ही अनस्टेबल है, और उसमें भी अगर तुम और स्ट्रेन करोगे तो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है, मान लो अभी एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक हाइड्रोजन है तो अभी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 109 डिग्री 28 मिनट। मान लो एक बॉन्ड लगा देता हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 है ना, 120 डिग्री है ना। तो 109 पहले था और 120 को भी खिंचाएगा ना, पहले कम पे था, अब बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएगा ये वाला बॉन्ड sp2 अगर। तो अरे कैसा भी हो, इसके बॉन्ड पहले स्ट्रेन में, अगर तुम उनको ऐसे करोगे या ऐसे करोगे वो टूटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस साइड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉन्ड पहले स्ट्रेन में, ऐसे भी करोगे तो भी टूटेंगे, ऐसे करोगे तो भी टूटेंगे। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ब्रेड्स रूल, यही है। ठीक है, कि ये ब्रिज कार्बन अनस्टेबल होते हैं, बात खत्म। ब्रेड्स रूल इतना ही है। प्लैनरिटी इज नॉट पॉसिबल एट ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन पे कोई प्लैनरिटी, sp या sp2 वाली चीज पॉसिबल है ही नहीं। sp या sp2 ही होते हैं जो प्लेन में होते हैं, sp3 तो 3D में आ जाता है पूरा। तो प्लैनरिटी पॉसिबल नहीं है इन 2 कार्बन पे। ठीक है, चलो ये अनस्टेबल
इससे मान लो अगर ऐसा कुछ बॉन्ड बनता भी है, ठीक है, तो ये भी कैसा है, हाईली अनस्टेबल। तो दोनों ही कैसे हैं, हाईली अनस्टेबल। सेकंड वाला कैसा है, अनस्टेबल। ब्रिज वाले कार्बन पे कहीं भी कोई भी चार्ज स्टेबल हो ही नहीं सकता, और डबल बॉन्ड बना दिया तो और अनस्टेबल। तो ये भी कैसे हैं, हाईली अनस्टेबल। ये तो और ज़्यादा फिर, अरे ये डंडा खींच दिया, तो ये भी हाईली अनस्टेबल। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए ये तीन देके कि तीनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, 1 2 3, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। कौन बोल रहा है 1 2 3? एक और सेम, और कुछ तो बोल लो। 3 to 1। देखो सुनो, यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फिर भी कंपेयर्ड ज़्यादा है। जितनी छोटे मेंबर की रिंग उतनी हाईली अनस्टेबल रिंग। एक ट्रायंगल की रिंग हाईली अनस्टेबल है, 4 की रिंग फिर भी स्टेबल है, 5 की उससे थोड़ी और स्टेबल है, 6 की रिंग तो और ज़्यादा स्टेबल है ना। इसलिए तो बेंजीन के कंपाउंड मिलते हैं, पेंटा वाले कंपाउंड नहीं मिलते कभी, ना 4 वाले कंपाउंड मिलते हैं, ना 3 वाले ज़्यादा मिलते हैं। अधिकतर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, बेंजीन रिंग वाले। मिनिमम 6 कार्बन की रिंग तो होना चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। तो जितनी छोटी रिंग उतना अनस्टेबल, जितनी बड़ी रिंग उतना स्टेबल। तो अगर इसमें भी पूछे कौन ज़्यादा स्टेबल तो रिंग के कार्बन के हिसाब से बताओगे, ठीक है। हाई कार्बन मोर स्टेबल, तो 3 2 और 1, समझ गए। ये ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये। अगर लेकिन इंडिविजुअल पूछे तो सभी अनस्टेबल है। क्लियर है। अब इसके कुछ और पॉइंट है रेजोनेंस से जो अपने को क्वेश्चन करने में काम आएंगे, ठीक है। तो पहले वो सीखेंगे और उसके बाद पढ़ना है रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि मेसोमेरिक में ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं, मेसोमेरिक रेजोनेंस सेम ही होता है। तो मैं यही रेजोनेंस में सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूँ एक बार अच्छे से, फिर मेसोमेरिक पढ़ेंगे। मेसोमेरिक का कुछ बचेगा नहीं फिर। हाँ